नमस्कार। विद्या संसार में आपका स्वागत है। आइए एक पल के लिए कल्पना करते हैं कि एक स्पेस रॉकेट लॉन्च होने वाला है। इस दृश्य को सोचते ही आपके दिमाग में क्या आता है? वही एक अरबों डॉलर की अत्याधुनिक लैब, विशाल लॉन्च पैड, सफेद कोट पहने हुए बहुत सारे वैज्ञानिक। बिल्कुल, भारी सुरक्षा व्यवस्था और उल्टी गिनती की वो गूंजती हुई आवाज। मतलब हमें लगता है कि अंतरिक्ष विज्ञान जैसे इतने जटिल काम हमेशा किसी बहुत ही उन्नत और सुरक्षित जगह पर ही शुरू होते हैं। सही कहा, हमारी आम धारणा यही होती है। लेकिन 1963 में जब भारत ने अपना पहला रॉकेट लॉन्च किया तो हमारे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। कोई हाईटेक लैब नहीं थी, कोई वातानुकूलित कमरा नहीं था। हाँ, बिल्कुल जीरो से शुरुआत थी। हमारा पहला रॉकेट लॉन्च पैड था एक चालू चर्च। आज की इस गहन चर्चा में हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की उसी ऐतिहासिक, संघर्षपूर्ण और अविश्वसनीय शुरुआत में गोता लगाने वाले हैं, जो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं लगती। और देखिए, इस चर्चा का हमारा लक्ष्य सिर्फ कुछ तारीखों या स्थानों की सूची पढ़ना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। हमारा असली मिशन ये समझना है कि कैसे एक छोटे से गांव के कमरे और बेहद सीमित साधनों के साथ देखा गया एक सपना समय के साथ इतने विशाल संगठन में बदल गया। हम उन बुनियादी फैसलों को डिकोड करेंगे। और यही बात इस विषय को इतना दिलचस्प बनाती है। मैं सोच रही थी कि सोचिए, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, जिसके सामने गरीबी, भुखमरी जैसी अनगिनत चुनौतियां हैं, वो अंतरिक्ष में जाने का सपना देख रहा है। बिल्कुल, और वो सपना किसी सुरक्षित सरकारी किले में नहीं, बल्कि जमीनी जगहों पर पल रहा था। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1962 में जाना होगा। 1962, जब इनकोस्पार बना था। हाँ, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, या जिसे इनकोस्पार कहते हैं। और इसके केंद्र में थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिन्हें हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक मानते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत दिलचस्प प्रशासनिक पेच है। जब 1962 में ये समिति बनी तो ये कोई अलग अंतरिक्ष विभाग नहीं था। इसे परमाणु ऊर्जा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंडर शुरू किया गया था। चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। एक अंतरिक्ष कार्यक्रम को परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत शुरू करना थोड़ा अजीब नहीं लगता? सुनने में अजीब लगता है, हाँ। मतलब ये तो एक नौकरशाही के बुरे सपने जैसा है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप उड़ना सीखना चाहते हैं, लेकिन शुरुआत आप एक पनडुब्बी वाले विभाग में कर रहे हैं। बहुत सही तुलना की आपने। तो मेरा सवाल ये है कि एक स्वतंत्र विभाग बनने से पहले इसे परमाणु ऊर्जा विभाग के नीचे शुरू करने का क्या लॉजिक था? सारा बजट तो परमाणु वैज्ञानिक ले जाते होंगे। ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए, अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये डॉक्टर साराभाई की एक बहुत ही सोची समझी रणनीतिक चाल थी। अच्छा, वो कैसे? 1960 के दशक में भारत एक युवा राष्ट्र था। सरकार की प्राथमिकताएं एकदम अलग थीं। सारा ध्यान कृषि, गरीबी उन्मूलन और बुनियादी ढांचे पर था। हाँ, उस वक्त अंतरिक्ष विलासिता थी। बिल्कुल। ऐसे माहौल में अगर वो संसद के सामने एक नया और स्वतंत्र अंतरिक्ष विभाग बनाने का प्रस्ताव रखते तो शायद उसे तुरंत खारिज कर दिया जाता। करोड़ों का अलग बजट पास करवाना असंभव था। तो क्या इसका मतलब ये है कि डॉक्टर साराभाई ने जानबूझकर इस छोटे से प्रोग्राम को एक ताकतवर विभाग के पीछे छिपा दिया? ना, ताकि वो बच सके? एकदम सही पकड़ा आपने। आप इसे एक सुरक्षा कवच कह सकते हैं। महान संस्थाएं अक्सर एक छोटे बीज के रूप में शुरू होते हैं। उस समय तक भारत में डॉक्टर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा विभाग एक बेहद मजबूत संस्था बन चुका था। उनके पास फंडिंग और पावर दोनों थी। हाँ, तो इनकोस्पार को उस छतरी के नीचे रखकर डॉक्टर साराभाई ने ये पक्का किया कि इस नए अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरुआती दौर में लाल फीताशाही या बजट की कमी का सामना न करना पड़े। वाकई बहुत ही चतुर दृष्टिकोण था, एक स्थापित संस्था का इस्तेमाल करके अपनी उड़ान की तैयारी करना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ से जो अगली बात सामने आती है वो किसी विज्ञान कथा से कम नहीं है। 1962 से आगे बढ़ते हैं। 1963 में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की जो भौतिक शुरुआत हुई वो किसी लैब में नहीं बल्कि तिरुवनंतपुरम के एक चर्च में हुई। हाँ, सेंट मेरी मैग्डलेन चर्च। ये बहुत अद्भुत है। थिरुवनंतपुरम के पास थुम्बा नाम का एक छोटा सा मछली पकड़ने वाला गांव था। नवंबर 1963 में वहीं से हमारे अंतरिक्ष सफर का असल काम शुरू हुआ। लेकिन मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि थुम्बा ही क्यों? मतलब भारत इतना विशाल देश है, कहीं भी लॉन्च पैड बनाया जा सकता था। क्या इस गांव में कुछ खास था? ये जगह सिर्फ खास नहीं थी, बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एकदम परफेक्ट थी। थुम्बा
पृथ्वी के मैग्नेटिक इक्वेटर यानी चुंबकीय भूमध्य रेखा के बेहद करीब स्थित है। मैं यहाँ आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। ये मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है और एक रॉकेट लॉन्च के लिए ये इतना जरूरी क्यों है? इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारी पृथ्वी अंदर से एक बहुत बड़े चुंबक की तरह है। इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र है जो वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से पर असर डालता है, जिसे हम आयनोस्फीयर कहते हैं। बिल्कुल सही, आयोनोस्फीयर। और इस चुंबकीय भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आयोनोस्फीयर में एक खास तरह का इलेक्ट्रिक करंट बहता है। इसे इक्वेटोरियल इलेक्ट्रोजेट कहते हैं। अच्छा, तो इस करंट से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को क्या लेना देना था? 1960 के दशक में इस करंट का अध्ययन करना सबसे बड़ी प्राथमिकता थी, क्योंकि ये हमारे मौसम और रेडियो संचार को सीधे प्रभावित करता है। और इसे नापने के लिए सबसे अच्छी जगह वही थी जो इस रेखा के ठीक नीचे हो। और वो लाइन भारत में थुम्बा से गुजर रही थी। हाँ, थुम्बा सिर्फ एक गांव नहीं, वायुमंडल के रहस्यों को सुलझाने का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट था। ये तो कमाल का विज्ञान है। लेकिन जब वैज्ञानिक वहां पहुंचे तो उस परफेक्ट जगह पर एक जालू चर्च खड़ा था। हाँ, और एक मछुआरों की बस्ती भी थी। हम अक्सर विज्ञान और धर्म को एक दूसरे के विरोधी मानते हैं। एक तरफ प्रयोग और दूसरी तरफ आस्था। और यहीं पर इस ऐतिहासिक कहानी का सबसे खूबसूरत मानवीय पहलू सामने आता है। जब वैज्ञानिकों ने देखा कि वहां चर्च है, तो वे स्थानीय बिशप रेवरेंड पीटर बर्नार्ड परेरा के पास गए। अच्छा। उन्होंने बिशप को अपना विजन समझाया। और पता है बिशप ने क्या किया? अगले दिन संडे मास के दौरान उन्होंने गांव वालों को संबोधित किया। क्या बात है! उन्होंने क्या कहा? उन्होंने समझाया कि विज्ञान भी सत्य की खोज है, इंसानियत की भलाई के लिए है, जैसे अध्यात्म। और खुशी खुशी उस मछुआरा समुदाय ने अपनी वो पवित्र जगह विज्ञान के लिए सौंप दी। अरे बाप रे, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। आम लोगों का ऐसा समर्पण, जहां कल प्रार्थनाएं हो रही थी, वहां अब वैज्ञानिक समीकरण सुलझाए जा रहे थे। बिल्कुल। बिशप का घर वैज्ञानिकों का ऑफिस बन गया और चर्च का मुख्य हॉल एक वर्कशॉप। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प विरोधाभास है। हम भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन जो पहला रॉकेट लॉन्च हुआ उसका नाम था नाइक एपाश। हाँ, नाइक एपाश। ये तो कोई स्वदेशी रॉकेट नहीं था, ये अमेरिकी था। 1963 में तो शीत युद्ध चल रहा था। फिर भारत को अमेरिका से रॉकेट कैसे मिल गया? ये डॉक्टर साराभाई की कूटनीतिक जीत थी। भारत की नीति गुटनिरपेक्ष थी। और दूसरी बात, ये नाइक एपोश कोई हथियार नहीं था, ये एक साउंडिंग रॉकेट था। ये साउंडिंग रॉकेट आज के उन बड़े रॉकेटों से कैसे अलग होते हैं? आज के बड़े रॉकेट्स सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित करते हैं, लेकिन साउंडिंग रॉकेट बहुत छोटे होते हैं। उनका काम बस सीधे ऊपर जाना, वायुमंडल का डेटा लेना और वापस महासागर में गिर जाना होता है। जैसे हवा में फेंका गया कोई बहुत ऊंचा थर्मोमीटर। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। और अमेरिका की नासा को भी थुम्बा के उस वायुमंडलीय डेटा की सख्त जरूरत थी। अच्छा, तो दोनों का फायदा था इसमें? हाँ, डॉक्टर साराभाई ने इसका फायदा उठाया। उन्होंने अमेरिका, सोवियत संघ और फ्रांस के साथ वैज्ञानिक सहयोग किया। मतलब हमने अपनी भौगोलिक स्थिति का पूरा फायदा उठाया। लेकिन थुम्बा में जमीनी हकीकत तो कुछ और ही थी। एक अमेरिकी रॉकेट है तो लगता है सब कुछ हाईटेक होगा। हाईटेक? बिल्कुल नहीं। मैंने पढ़ा है कि रॉकेट के पुर्जे साइकिलों और बैलगाड़ियों पर ढोए जा रहे थे। ये विरोधाभास बहुत ही अद्भुत है। हाँ, इसे आप सीमित साधनों का चमत्कार या असली जुगाड़ कह सकते हैं। थुम्बा में कोई पक्की सड़क नहीं थी, सिर्फ रेत थी। जीपें फंस जाती थी। तो साइकिल का इस्तेमाल किया। साइकिल सबसे आसान थी, हल्की होती है, रेत पर धक्का देना आसान है। रॉकेट के पुर्जे इतने छोटे थे कि उन्हें साइकिल के कैरियर पर रखकर लॉन्च पैड तक ले गए। अरे वाह! और भारी चीजों के लिए? उनके लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल हुआ। नोज कोन तो उसी चर्च की वर्कशॉप में हाथों से सेट किया गया था। मतलब एक तरफ पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र नाप रहे हैं और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पुरानी साइकिल है। अगर आपके पास विजन है तो संसाधनों की कमी रोक नहीं सकती। बिल्कुल। और उसी 21 नवंबर 1963 की शाम को उस रॉकेट ने उड़ान भरी और आसमान में सोडियम वेपर का एक नारंगी बादल छोड़ दिया। अद्भुत। तो 1962 में एक समिति बनी। 1963 में साइकिलों की मदद से पहला विदेशी रॉकेट लॉन्च हुआ। इसके बाद ये यात्रा कैसे आगे बढ़ती है? फिर 15 अगस्त 1969 को इनकोस्पार का पुनर्गठन हुआ और इसरो यानी ISRO की स्थापना हुई। और फिर 1972 में अंतरिक्ष विभाग का गठन हुआ। मैं इसे एक स्टार्टअप की तरह देख रही हूँ। स्टार्टअप?
कैसे? जैसे पहले एक छोटे गैराज में एक छोटी टीम काम करती है, फिर जब मॉडल काम करने लगता है तो वे एक प्रॉपर कंपनी बनाते हैं, जैसे इसरो। और फिर जब कंपनी बहुत बड़ी हो जाती है तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर बनता है, जैसे अंतरिक्ष विभाग। बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी है, एकदम सटीक बैठती है। क्या बार बार ये बदलाव करना जरूरी था? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम फिर से उसी लाल फीता शाही का जाल बुन रहे थे जिससे डॉक्टर साराभाई शुरू से बचना चाहते थे? ये बहुत जायज सवाल है। ऊपर से देखने पर यह ब्यूरोक्रेसी का फैलना लगता है, लेकिन असल में ये लाल फीता शाही को जड़ से खत्म करने का एक मास्टर स्ट्रोक था। अच्छा, वो कैसे? देखिए, 1962 से 1969 के बीच वैज्ञानिकों ने थुम्बा से दर्जनों रॉकेट लॉन्च किए। उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। अब यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक राष्ट्रीय मिशन बन चुका था। इसीलिए 15 अगस्त 1969 का दिन चुना गया इसरो के लिए। हाँ, इसका मतलब था कि भारत अब केवल विदेशी रॉकेटों के सहारे रिसर्च नहीं करेगा, बल्कि अपनी खुद की तकनीक बनाएगा, एक पेशेवर संगठन के रूप में। ठीक है, इसरो का बनना तो समझ आता है, लेकिन 1972 में फिर से नया अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग बनाने की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि जब संगठन बड़ा होता है तो उसे बड़े बजट और राष्ट्रीय नीतियों की जरूरत होती है। अगर इसरो को हर फाइल के लिए किसी दूसरे मंत्रालय के चक्कर काटने पड़ते तो क्या वो तेजी से काम कर पाते? नहीं, रफ्तार एकदम धीमी हो जाती। बस 1972 में जो हुआ उसने इस समस्या को सुलझा दिया। इस नए अंतरिक्ष विभाग को सीधे भारत के प्रधानमंत्री के अंडर रखा गया। अरे वाह, मतलब बीच के सारे बिचौलियों को हटा दिया गया, सीधे प्रधानमंत्री से संपर्क। बिल्कुल, इस कदम ने इसरो को फाइलों के जाल से पूरी तरह मुक्त कर दिया। भारत ने दुनिया को बता दिया कि अंतरिक्ष अब कोई शौक नहीं, हमारी रणनीतिक प्राथमिकता है। ये सब आपस में कैसे जुड़ता है, ये देखना सचमुच दिलचस्प है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो एक बेहद प्रेरणादायक तस्वीर सामने आती है। बिल्कुल आती है। हमने देखा कि कैसे 1962 में डॉक्टर साराभाई की दूरदर्शिता से एक छोटा सा बीज बोया गया। फिर 1963 में सेंट मैरी मैगडलेन चर्च में काम शुरू हुआ। कैसे स्थानीय समुदाय ने अपनी जगह दी, कूटनीति से हमने अमेरिकी रॉकेट हासिल किया और साइकिलों पर पुर्जे ढोए, वो भी बिना किसी बुनियादी ढांचे के। हाँ, और फिर जैसे जैसे विजन बढ़ा, ये छोटा प्रयोग 1969 में इसरो बन गया और 1972 में एक पूरी तरह स्वतंत्र विभाग। ये केवल विज्ञान की जीत नहीं है, ये अदम्य इच्छा शक्ति और जुगाड़ की जीत है। और इसी बात पर मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, जब एक चर्च के छोटे से कमरे और साइकिलों पर निर्भर होकर हमारा देश अंतरिक्ष की दहलीज तक पहुंच सकता है, तो जब आज वही जुनून इसरो जैसी विशाल संस्था बन चुका है, जिसके पास आज अत्याधुनिक क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, जो एक साथ 100 से ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च कर सकता है, हाँ, जो मंगल और चांद तक पहुंच गया है, तो उसकी क्षमता की सीमाएं क्या हो सकती हैं? क्या आज उनके लिए कुछ भी असंभव है? ये सफर हमें सिखाता है कि शुरुआत की जगह नहीं, बल्कि उस कार्य को देखने वाली दृष्टि और संकल्प मायने रखता है। दृष्टि और संकल्प, सच में यही वो अचूक मंत्र है जिसने भारत को अंतरिक्ष में महाशक्ति बनाया। वाकई एक ऐसा विचार है जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल। ऐसी ही और वीडियो के लिए आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो कमेंट में जरूर बताएं।